Hello everyone, welcome back to IS PCS Decoded. As we all know that exam is around the corner, इसलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लेबर लॉस को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। बस इसे कर जाओ और एग्जाम में चले जाओ, गारंटीड कोई भी ऑप्शन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इंडिपेंडेंस से पहले का है। तो ये क्या करता है, ये एक्ट इंश्योर करता है कि वर्कर्स को टाइम पर पूरी तरह और बिना अनफेयर डिडक्शंस के वेजेस मिलें। एप्लीकेबिलिटी सभी पर होगा, फैक्ट्रीज, रेलवेज वगैरह। इसकी लिमिट आपको पता होनी चाहिए, 24,000 पर मंथ। कब तक एक्सटेंड हो सकती है? 3 महीने तक। गवर्नमेंट कौन सी है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। तो आप ऐसे देखो, जो मेजर चीज़ें हैं जैसे कि रेलवेज, एयर ट्रांसपोर्ट, माइंस, ऑयल फील्ड्स, ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और बाकी सब आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट में। इसमें डेफिनेशन क्या दी है वेजेस की? सब आएगा, सैलरीज, अलाउंसेस, ओवर टाइम, बोनस, सम्स ऑन टर्मिनेशन। लेकिन क्या नहीं आएगा? पीएफ, ट्रैवल, ग्रेच्युटी और फ्री अमेनिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट की किसकी होगी? एम्प्लॉयर की होगी। वेज पीरियड कितना होगा? मैक्सिमम 1 महीने। टाइम ऑफ पेमेंट क्या होगा? अगर आपके वर्कर्स 1000 से कम है तो 7th डे पे देना है, 1000 से ज़्यादा है तो 10th डे पे दे सकते हो, और टर्मिनेशन है तो विदिन 2 वर्किंग डेज आपको देना होगा ना। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी? कुछ भी हो सकती है, कॉइन, करेंसी, चेक, बैंक ट्रांसफर, और गवर्नमेंट जो है मैंडेट कर सकती है चेक, बैंक ट्रांसफर ओनली। ना डिडक्शंस, यस, परमिटेड वंस पे फाइन, एब्सेंट, डैमेज, लॉस वगैरह पे आपके डिडक्शंस हो सकते हैं। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिडक्शन की लिमिट क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 75% मैक्सिमम और बाकी केसेस के लिए 50% मैक्सिमम। फाइन कितना होगा? मैक्सिमम 3%। और 15 साल से कम के लिए कोई फाइन नहीं होगा। कितने दिन में रिकवर होगा? 90 डेज में, यानी कि 3%, 3 महीने, ऐसे याद रखना। 75%, 50%। एबसेंट हो गए तो अगर 10% वर्कर्स एबसेंट हो जाते हैं बिना नोटिस के, तो आप 8 दिन का आपका वेजेस डिडक्ट किया जा सकता है। अगर डैमेज या लॉस है तो उतना ही आपका डिडक्ट करेंगे जितना आपने डैमेज या लॉस किया है। सर्विस रेंडर्ड वगैरह में डिडक्शन अलाउड है अप टू द वैल्यू। एडवांसेस के केस में भी बिफोर एम्प्लॉयमेंट एडवांसेस है। ये बेसिक है, ऑल ऑफ द अबव वाला जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप कर सकते हो। क्या याद रखना है? 75%, 50%, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स आपको याद रखना, सॉरी 3 मंथ्स आपको याद रखना है, यानी कि 90 डेज, और 3%। 3 ईयर्स क्या है? रजिस्ट्रेशन का टाइम क्या है? 3 ईयर्स। तो आप याद रखो, 3 आ रहा है, 50 आ रहा है, 75 आ रहा है, 1 आ रहा है ना। इंस्पेक्टर्स कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वही नॉर्मल उनके जो भी पावर्स होते हैं वही पावर्स है। आईपीसी जो है पब्लिक सर्वेंट, सीआरपीसी इसमें अप्लाई होता है। क्लेम का भी देखो 1 ईयर। 12 मंथ्स है, 1 ईयर। कितना कंपनसेशन? 10 टाइम्स डिडक्शन का। डिले केसेस में 1500 से 3000। और क्लेम कितना कर सकते हो आप? मेलिशियस क्लेम पेनल्टी कितनी है? 375। अपील कितने दिन में करोगे? 30 डेज, यानी कि 1 महीना। तो आप ये सब याद रखना है आपको। न्यूमेरिक में आपको क्या क्या याद रखना है? देखो, 24,000 याद रखना है, 1 महीना याद रखना है, 7th डे, 10th डे, 2nd डे टर्मिनेशन में। फाइन 3%, डिडक्शन 75%, 50%। ग्रुप अगर एबसेंट होगा यानी कि 10+ वर्कर्स तो 8 डेज। रजिस्ट्रेशन 3 ईयर्स। क्लेम आप चाहे तो 1 मंथ, 12 मंथ्स लिखा है, लेकिन आप 1 ईयर की तरह याद कर लो इसे। और अपील आप कितने दिन में करोगे? 1 मंथ में करोगे आप। मेलिशियस क्लेम होगा, उसकी पेनल्टी 375, और डीले का कंपनसेशन 1500 से 3000। तो सारी चीज़ें आप देखो 3,131 के आसपास रिवॉल्व कर रही हो। तो कुछ भी ऐसा आ जाए कि 2 वगैरह या 10 या 9, तो आपको पता है कि वो गलत होगा। इनकेस आप कुछ भूल भी जाते हो तो आपको ऐसे याद रहेगा। सैलरी की लिमिट 24,000। वेज का जो महीना है वो कितना? 1 महीना। डेडलाइन 1000 वर्कर्स से कम, 7th डे। फाइन लिमिट 3%। ग्रुप एबसेंट 8 डेज। रजिस्ट्रेशन 3 साल। डिडक्शन लिमिट 75% फॉर द कोऑपरेटिव एंड 50% बाकी सबके लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। वो हमारा क्या था? वेजेस एक्ट था। ये क्या है? हमारा मिनिमम वेजेस। वो पेमेंट का था, ये मिनिमम वेजेस का है। ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आपको याद रहेगा भी नहीं। तो अगर कुछ आता भी है तो बाकी बच्चे भी उसको गलत ही करेंगे, तो डोंट वरी ना। मिनिमम वेजेस मतलब इससे कम आप नहीं जा सकते हो। किस लिए? वही, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, फेयर वेजेस हो, इनइक्वालिटी ना हो। रेगुलर रिवीजन होता है, हाँ, 5 साल में होता है ना। हर किसी में जैसे डेफिनेशन होती है तो इसमें भी डेफिनेशन दी गई है। चाइल्ड 14 साल से कम, अडोलेसेंट 14 से 18, और अडल्ट 18+। कौन सी गवर्नमेंट है अप्रोप्रिएट? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस किस के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स, रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट्स और कॉपरेशंस वगैरह। अब वेजेस में क्या क्या आता है? इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हाउस रेंट अलाउंस भी आता है वेजेस में। सारी डेफिनेशंस में ऐसा नहीं है। देखो, वेजेस की डेफिनेशन में क्या आता है क्या नहीं आता आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या क्या नहीं आता? पीएफ, ग्रेट्युटी, टीए यानी कि ट्रैवल अलाउंस, जो आप ट्रैवल करते हो उसका भी आपको अलाउंस मिलता है। हाउस फैसिलिटी, लाइट, वाटर, मेडिकल, ये सब आप हटा दो। नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें रख के बाकी सब आप हटा ही दो, ठीक है ना। एम्प्लॉय कौन कौन से होंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट। स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, क्लैरिकल, आउट वर्कर्स। ऊपर में भी यही था, लेकिन इसमें आर्म फोर्सेज नहीं आता है मिनिमम वाले में, ठीक है ना। कौन फिक्स करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। रिवीजन कब होता है? 5 साल में होता है। कब फिक्स नहीं होगा? अगर पूरे स्टेट में 1000 से कम लोग हैं। क्या क्या टाइप के रेट होंगे? सब चीज़ देखेगा ये। टाइम रेट, पीस रेट, गारंटीड टाइम रेट, ओवरनाइट, ओवर टाइम रेट, यानी कि इसमें कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। अब हमारे मिनिमम वेजेस में क्या क्या आता है?
पहले आता है बेसिक पे, फिर आता है डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, फिर आते हैं कंसेशंस और बाकी ऑल इंक्लूसिव रेट, एवरीथिंग कंबाइंड हम इसमें डाल देते हैं ना। प्रोसीजर क्या है फिक्स करने का? पहला मेथड है कि आप कमेटी या सब कमेटी बनाओ जो कि एडवाइस वगैरह करेंगे। दूसरा मेथड है कि आप गैजेट प्रपोजल दे दो, 2 महीने में नोटिस दिया जाएगा, फाइनल रेट बता दिए जाएंगे, 3 महीने में उसको पूरा कर दिया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 महीने नोटिस के लिए और 3 महीने शॉर्ट फोर्स के लिए पूछ सकता है। देन एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी और स्टेट एडवाइजरी। स्टेट में एम्प्लॉयज़ होते हैं और 1/3 इंडिपेंडेंट होते हैं। सेंट्रल में भी सेम होता है, एम्प्लॉयज़ 1/3 इंडिपेंडेंट, उसके अलावा चेयरमैन भी होता है। कमिटीज़ और सब कमिटीज़ में भी सेम कॉम्पोजिशन होती है। नाउ वेजेस इन काइंड, ऐसा नहीं है वेजेस जो है सैलरी में मिलेंगी सिर्फ, एक्सेप्शन वही सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। देखो गवर्नमेंट तो कहीं भी कुछ भी कर सकती है, कंसेशनल कमोडिटीज़ वो भी गवर्नमेंट करेगी। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, अब इसके लिए भी आपको रटना पड़े तो दैट इज़ नॉट गुड। ध्यान किस पे रखना है? नंबर्स पे ध्यान रखना है, परसेंटेजेस पे ध्यान रखना है। कोई लिमिट है जैसे ऊपर 24,000 था, 50%, 75%, 3 ईयर, 1 ईयर, 1 मंथ, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट फिक्स करती है नॉर्मल वर्किंग डेज और वीकली रेस्ट डेज। ओवर टाइम रेट जो है क्या कहते हैं, वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ओवर टाइम क्या होगा? हायर ऑफ एक्ट रेट या गवर्नमेंट, जो भी ज़्यादा होगा गवर्नमेंट का या एक्ट का, जो ज़्यादा होगा वो एप्लीकेबल होगा। जनरली यही होता है, अप्लाइज व्हेन वर्कर एक्सीड्स ना नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम से आप ज़्यादा काम करोगे तो ओवर टाइम करोगे, क्या मिलेगा आपको? गवर्नमेंट और एक्ट दोनों ने अपना अलग अलग दिया होगा, तो जो ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा। अगर आप नॉर्मल दिन से कम काम करते हो, अगर आप अपनी मर्जी से कम काम कर रहे हो तो आपको जो है फुल वेज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर की गलती है, उस वजह से आपको फुल वेज नहीं मिल रही है, तो उस वजह से आपको फुल वेज मिलेगी। अगर गलती एम्प्लॉयर की है तो पूरे दिन की मिलेगी। अगर आप मना कर रहे हो काम करने के लिए तो आपको पूरे दिन का वेज नहीं मिलेगा। नाउ 2 क्लासेस ऑफ वर्क है, वर्कर डज मल्टीपल जॉब कैटेगरीज, तो क्या होगा? तो हर कैटेगरी का आपको मिनिमम रेट पे किया जाएगा। देन आता है हमारा पीस वर्क। पीस वर्क क्या होता है? यानी कि हम पर पीस काम करते हैं, उसमें आपका कम से कम कितना माना जाएगा? कम से कम 8 आवर्स का मिनिमम, यानी कि टाइम भी उसमें देखा जाएगा ना। इंस्पेक्टर्स, हर एक्ट में एक इंस्पेक्टर होंगे जो देखेंगे कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। कैसे करती है? वाया गैजेट। वही पावर्स तो नॉर्मल रहेंगी, रिकॉर्ड चेक करेंगे, क्वेश्चन पर करेंगे लोगों को, डॉक्यूमेंट सीज कर सकते हैं वगैरह वगैरह ना। इंस्पेक्टर होगा कौन? आईपीसी पब्लिक सर्वेंट होगा ना। नेक्स्ट होता है क्लेम्स, जैसे हमने ऊपर देखा था क्लेम। यहाँ पर क्लेम की अथॉरिटी होगी लेबर कमिश्नर को, जज लेवल ऑफिसर को। कौन अप्लाई कर सकता है क्लेम के लिए? एम्प्लॉय, लीगल हेयर, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, इंस्पेक्टर, ऑथराइज पर्सन। कब तक करना है? 6 महीने तक करना है। रेमेडी 10 टाइम्स द कंपनसेशन यहाँ पर भी। और अगर मेलिशियस क्लेम है तो आपको 50 रुपये तक का फाइन होगा, ऊपर 375 था। और रिकवरी कौन कराएगा? मजिस्ट्रेट कराएगा। और फाइनल ऑर्डर किसका होगा? अथॉरिटी का ऑर्डर फाइनल होगा ना। एमसीक्यू के ट्रैप क्या हो सकते हैं? रिवीजन पीरियड 5 साल से 5 साल या उसके बराबर। गैजेट कब तक? 3 महीने तक। कितना? 3 महीने तक। नोटिस 2 महीने, गैजेट एनफोर्समेंट 3 महीने। चाइल्ड, एडोलेसेंट, अडल्ट यानी कि 14 से 18 और 18+ ना। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दोनों। ना वेजेस एचआरए इंक्लूड होगा, जनरली एचआरए इंक्लूड नहीं होता, इसलिए इसमें हाईलाइट करके दिया है ना। अगर वर्कर्स 10,000 से कम होंगे स्टेट में तो वेज फिक्स नहीं है। अथॉरिटी कंपनसेशन 10 टाइम्स, उसमें भी इसमें भी, दोनों एक्ट्स में ना। क्लेम का टाइम लिमिट क्या है? 6 महीने। इंस्पेक्टर पब्लिक सर्वेंट अंडर आईपीसी। नेक्स्ट हमारा एक्ट आता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 ना। फैक्ट्री या इंडस्ट्री के रूल्स जो एम्प्लॉयर को लिखित फॉर्म में बनाते होते हैं, जैसे कि काम कितना होगा, लीव, टाइमिंग्स, यानी कि बेसिक जो डिसिप्लिनरी रूल्स होते हैं। जैसे एक स्कूल का रूल बुक है, ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ का रूल बुक होता है जो इस एक्ट के लिए आता है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब वही है कि आपके लिए एक तरह से रूल बुक है। तो कहाँ लागू होगा? पूरे इंडिया में लागू होगा। फिर किस पर लागू होगा? एस्टैब्लिशमेंट्स पर लागू होगा जिसमें 100+ एम्प्लॉयज़ हैं। और कब तक है 100+? पिछले 1 साल में। सो गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है, हाँ, 2 मंथ तक नोटिस देकर। लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दोनों होंगी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। आप खुद देखना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ऑब्वियसली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। थर्ड डेफिनेशन की तरह यहाँ भी कुछ की टर्म्स हैं। सबसे पहले सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होगा? लेबर कमिश्नर टाइप ऑफिसर होगा जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स को अप्रूव करेगा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स मतलब वही रूल बुक जैसा। एम्प्लॉयर वही जो ओनर होगा उसका। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जो कि एक्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वाला इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, वही सेम सब कुछ होगा। नाउ स्टैंडिंग ऑर्डर्स मस्ट इंक्लूड, इसमें क्या क्या आएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, परमानेंट है, टेम्प्रेरी है, अप्रेंटिस है, प्रोबेशनर है, बदली वाला है, कौन है। बाकी ये बात करता है इसके अंदर क्या क्या आती हैं। तो सबसे पहले बात करेगा वही कि वर्कमैन कौन है, क्या कैटेगरी है, शिफ्ट वर्किंग क्या होंगी, वर्क आवर्स कितने होंगे, कितने हॉलीडे, वेज रेट वगैरह होंगी, अटेंडेंस, रूल, एंट्री, एग्जिट, वही नॉर्मल जो भी डिसिप्लिनरी वाला है, रूल बुक वाला है, वो इसमें होगा।
तो आप ऑल ऑफ द अबव टाइप लगा देना। तो ड्राफ्ट स्टैंडिंग, बिकॉज देखो आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, तो आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी होगी। नाउ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, सबमिशन टाइम क्या है, एक्ट लागू होने के 6 महीने के अंदर आपको देना होगा। कॉपीज़ 5 होनी चाहिए। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ड्राफ्ट को मॉडल एसओस से जितना पॉसिबल मैच करना चाहिए उतना करना है। नाउ सर्टिफिकेशन, इसके अंदर सारे शेड्यूल मैटर्स आएंगे। येस, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। ड्राफ्ट यूनियन को भेजा जाएगा, ऑब्जेक्शन 15 दिन में आ जाएगा, और फाइनली जो कॉपीज़ हैं वो 7 दिन के अंदर अंदर भेजी जाएंगी। 7 दिन याद रखना। अपील कर सकते हैं, हाँ, कितने दिन में, 1 महीने में, यानी कि 30 डेज। किसको, एपेलेट अथॉरिटी को। क्या उसका डिसीजन फाइनल होगा, हाँ। कॉपीज़ कितने दिन में सेंड करनी है, 7 डेज। सर्टिफिकेशन और अपील दोनों में 7 डेज, यानी कि 1 हफ्ता 1 महीना, ऐसे याद करो। Now date of operation, no appeal 30 days, appeal filed 7 days. Now posting, display of certified SOs यानी कि मेन गेट पर और डिपार्टमेंट्स में। लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश होगी। मेजॉरिटी वर्कर्स लैंग्वेज भी इंक्लूड की जाएगी। Now modification, standing orders कैन नॉट बी modified for 6 months of coming into force, 6 महीने में नहीं होगा। और अगर मॉडिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए एग्रीमेंट और सर्टिफिकेशन चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। आपको पता होना चाहिए मॉडिफिकेशन 6 महीने के अंदर नहीं हो सकती है, और एग्रीमेंट और सर्टिफिकेशन चाहिए अगर उसके बाद कराओगे तो। सब्सिस्टेंस लेवल, सब्सिस्टेंस लेवल आपको शुरू के 90 दिनों के लिए 50% मिलता है, और बाद के अगर 90 दिन से ज़्यादा आपका एक्सटेंड हो जाए कोई भी चीज़ तो उसको 75% वेजेस मिलता है। तो ये देखना 50 और 75, देखो यहाँ भी 50 और 75 है, ऊपर भी 50 और 75 था, तो ज़्यादा चेंजेस है नहीं ना। पेनल्टीज़, अगर आप जो है क्या कहते हैं ड्राफ्ट सबमिट नहीं कर पाते हैं या फिर इलीगल मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं तो कितनी पेनल्टी है, 200 रुपये पर डे या फिर 5,000 तक, अप टू मतलब मैक्सिमम। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो एसओस को तो आप कितना करोगे, 100 रुपये तक या 25 रुपये प्रतिदिन। ट्रायल कहाँ होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास में। और प्रोसिक्यूशन चाहिए होगी, हाँ, गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा प्रोसिक्यूशन के लिए। ना पावर्स की अगर हम बात करें तो सिविल कोर्ट की पावर्स है इसको। इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो वही फाइनल बाइंडिंग डिसीजन, लेबर कोर्ट को रेफर करा जाएगा, वही सब ना। स्पेशल स्टेट्स कौन से होंगे जहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता, गुजरात और महाराष्ट्र में, वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात और महाराष्ट्र में ये एप्लीकेबल नहीं होता है ना। कुछ प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज देख लेते हैं। मिनिमम गैप 6 महीने, सब्सिस्टेंस अलाउंस 50%, उसके बाद 75%। लेकिन ये जो 75% है तब मिलेगा जब एम्प्लॉयर की गलती है, अगर एम्प्लॉय की गलती है तो नहीं मिलेगा। ड्राफ्ट का क्या टाइम है, 6 महीने। अपील का 30 दिन। सर्टिफाइड कॉपीज़ का 7 दिन। कितने वर्कर्स के लिए, 100 और मोर वर्कर्स के लिए। ऑब्जेक्शंस 15 दिन में। डेट ऑफ अपील या ऑपरेशन नो अपील वाला 30 दिन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। इसका पर्पस क्या है, वही ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन, राइट्स, इम्यूनिटी, वही ट्रेड यूनियन की बेसिक चीज़ें। क्यों एनैक्ट करा गया था, बिकॉज कॉलोनियल पीरियड में लेबर अनरेस्ट चल रहा था, स्ट्राइक्स वगैरह बढ़ रहे थे, सो गवर्नमेंट को पीस चाहिए था। 1926 है, उसी टाइम का कुछ होगा, सिंपल सी बात है। सो इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। सबसे पहले ट्रेड यूनियन यानी कि वर्कर्स का कॉम्बिनेशन जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स रेगुलेट करे। ट्रेड डिस्प्यूट, डिस्प्यूट तो किसी में भी हो सकता है, वर्कर वर्कर में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर में, या फिर एम्प्लॉयर वर्कर में, जो कि एम्प्लॉयमेंट नॉन एम्प्लॉयमेंट वगैरह से रिलेटेड होगा ना। वर्कमैन कौन है, यानी कि इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड कोई भी पर्सन, उसको वर्कमैन कहा जाता है ना। और रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन का मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, 7 मेंबर्स चाहिए। न्यूमेरिक कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 10% या 100 वर्कर्स, जो भी कम है वो उसके मेंबर्स होने चाहिए। एप्लीकेशन में इंक्लूड क्या होगा, यूनियन रूल्स, नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, ऑफिस बेयरर्स लिस्ट, ये सब। सर्टिफिकेट, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या याद रखना है, 7 मेंबर, 10% या 100 वर्कर्स, ये न्यूमेरिक कंडीशन है ना। ऑफिस बेयरर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल कम से कम। मॉरल टर्पिट्यूड डिस्क्वालिफिकेशन, येस, मॉरल टर्पिट्यूड मतलब आपने ऐसा कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया जो मॉरली बहुत गलत है। कूलिंग पीरियड क्या होगा रिलीज के बाद, कूलिंग पीरियड मतलब कितने टाइम आप नहीं करोगे, विच इज़ 5 ईयर्स ना। प्रोपोर्शन रूल क्या है, प्रोपोर्शन रूल का मतलब है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर हाफ ऑफिस बियरर्स सेम इंडस्ट्री से हैं तो, और 2/3 मस्ट बी फ्रॉम द इंडस्ट्री, ये इनका प्रोपोर्शन रूल है कि 1/2 होंगे सेम इंडस्ट्री से। ऑर्गेनाइज सेक्टर में 2/3 होंगे सेम इंडस्ट्री से, 1/3 और 5 आउटसाइडर्स अलाउड है। नाउ रिटायर्ड में नो, दे आर नॉट ट्रीटेड एज आउटसाइडर्स। मिनिस्टर के नॉट बी ऑफिस बियरर अगर वो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो। नाउ की पावर्स और इम्यूनिटीज़ की बात करें, हाँ, तो अगर आप एक रजिस्टर्ड यूनियन हो तो यू विल बी इम्यून फॉर द एक्ट्स इन ट्रेड डिस्प्यूट। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें कवर नहीं होंगी ट्रेड यूनियन में, क्योंकि आप ट्रेड यूनियन हो, आप सोसाइटी और कोऑपरेटिव नहीं हो, तो वही होगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज एक्ट, ये तो बहुत ही बेसिक है, आप खुद से भी समझ के कर सकते हो ना। यूनियन फंड्स, वेयर कैन मनी बी स्पेंड, कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप। सैलरीज में
एडमिन एक्सपेंसेस में, लीगल प्रोसीडिंग्स में, ट्रेड डिस्प्यूट में, मेंबर के बेनिफिट्स में जैसे डेथ वगैरह में, एजुकेशन में, पीरियडिकल्स में, पॉलिटिकल फंड में आप नहीं कर सकते। ये भी बहुत बेसिक्स हैं, आप खुद से कर लेंगे, याद करने का कुछ नहीं है इसमें ना। रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स, एनुअल रिटर्न्स, एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट आपको 31 दिसंबर तक देनी है, यानी कि साल के अंत तक, अप्रैल मत कर देना ना। चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आपको अपडेटेड लिस्ट एनुअल रिटर्न के साथ भेजनी होगी। रूल चेंज आपको 15 दिन के अंदर करना होगा। पेनल्टी आपको 50 रुपये मैक्सिमम, जैसे ऊपर दिया गया था ना। अगर आपको नाम या अमेलगमेशन कराना है, ट्रेड यूनियन का नाम चेंज कराना है तो 2/3 मेंबर का अप्रूवल लगेगा, और अमेलगमेशन कराना है तो आपके आधे जितने भी 50% लोग हैं उनका वोट प्लस 60% का फेवर में वोट ना। नोटिस टू द रजिस्ट्रार मैंडेटरी होता है, अगर आपको नाम या अमेलगमेशन कराना है तो मैंडेटरी मतलब पक्का पक्का आपको रिटर्न नोटिस देना है। डिसोल्यूशन के केस में क्या होगा, वे नोटिस डिसोल्यूशन के केस में भी नोटिस 7 मेंबर्स और सेक्रेटरी साइन करेंगे। ये कहाँ होगा, डिसोल्यूशन इफेक्टिव रजिस्ट्रार में रजिस्टर करना पड़ेगा, और फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई भी रूल नहीं है ना। माइनर मेंबरशिप, मिनिमम एज आपको अगर मेंबर बनना है तो कितनी है, 15 साल। फुल मेंबरशिप राइट्स मिलेंगे आपको, हाँ बिल्कुल मिलेंगे। रजिस्ट्रार की क्या पावर होती हैं, वो यूनियन रजिस्टर करता है, सर्टिफिकेट इशू करता है, कैंसिल रजिस्ट्रेशन 2 महीने के नोटिस के बाद, अपील कर सकते हैं, हाँ कहाँ पर, हाई कोर्ट या फिर नोटिफाइड कोर्ट में। तो इसका फटाफट से क्रक्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है रजिस्ट्रेशन की, 7 मेंबर्स। मैक्सिमम आउटसाइडर कितने अलाउड हैं, ऑर्गेनाइज में 1/3 या 5 विच एवर इज लेस, और अनऑर्गेनाइज में हाफ। माइनर मेंबरशिप 15 साल। सर्टिफिकेट कंक्लूसिव प्रूफ, एनुअल रिटर्न्स ड्यू कब तक करना है, 31 दिसंबर तक। पॉलिटिकल फंड सेपरेट फंड होगा, इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये जनरल फंड है। मिनिस्टर एज द ऑफिस बियरर नॉट अलाउड। एक्ट्स नॉट एप्लीकेबल, सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव्स एक्ट और कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो ये लॉ फैक्ट्री वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, वर्किंग आवर्स वगैरह के लिए होता है। तो ये वर्कर्स के लिए होता है, और वो जो हमने ऊपर देखा था स्टैंडिंग ऑर्डर्स, वो रूल बुक की तरह होता है। वो रूल्स है कि क्या रूल फॉलो करने हैं। ये है कि वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ, प्रोसेस वगैरह देखने के लिए। तो फैक्ट्री का क्या मतलब है, मतलब जहाँ पे 10+ वर्कर्स पावर के साथ हों और 20+ वर्कर्स विदाउट पावर हों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। होटल्स, माइंस, रेलवे शेड्स इंक्लूड नहीं होते। होटल्स, माइंस, रेलवे शेड्स इंक्लूड नहीं होते, ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है। चाइल्ड 15 साल से कम, ऊपर 14 था ये याद रखना, यहाँ पर 15 है, मिक्स नहीं करना है। अडोलेसेंट 15 से 18, अडल्ट 18+, यंग पर्सन, चाइल्ड एंड अडोलेसेंट बोथ। कुछ आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, 23 नो फोर्स लेबर, 24 चाइल्ड लेबर, 39, 41, 42, 43, 43A, 48A, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं ना। इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शंस हैं नीचे। देखो सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए बहुत ध्यान से देखना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो याद करना है, बेसिक है। क्लेनलीनेस मैंडेटरी है, वेंटिलेशन होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, स्पिटोन्स कंपलसरी है, अदरवाइज 5 रुपये का फाइन है। देखो सेफ्टी के लिए भी वही बेसिक है। मशीनरीज फेंस्ड होनी चाहिए, अगर मशीनरी मोशन में है तो सिर्फ ट्रेल्ड अडल्ट मेल उस पर काम करेंगे। ये एक हो सकता है कि विमेन और चिल्ड्रन मूविंग मशीनरी इन मोशन में काम नहीं करती। यंग लोग जो है वो डेंजरस मशीन में सिर्फ ट्रेनिंग से काम करेंगे। कॉटन ओपनर्स में विमेन और चिल्ड्रन काम नहीं करते। लिफ्टिंग मशीन्स का एनुअल इंस्पेक्शन होता है। ग्राइंडिंग मशीन का मैक्सिमम स्पीड का डिस्प्ले होता है। देखो ये सब बहुत ही बेसिक है, ऑल ऑफ द अबव वाले। सिर्फ ये याद रखना है कि विमेन और चिल्ड्रन यानी कि ओनली अडल्ट मेल वर्क्स इन मशीनरी इन मोशन। नाउ वर्किंग आवर्स, मैक्सिमम वीकली मैक्सिमम आप 48 आवर्स काम करोगे, फिक्स्ड है। डेली मैक्सिमम 9 आवर्स आप काम करोगे। ब्रेक मिलेगा आपको हर 5 घंटे के बाद। स्प्रेड ओवर 10.5 आवर्स मैक्सिमम। ओवर टाइम आप 2 टाइम्स वेजेस का, अगर आप ओवर टाइम करते हो और सपोज करो कि आपकी सैलरी उस दिन की आपका वेज बनता है 100 रुपीज़, तो अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो आपको 200 रुपये मिलेंगे, यानी कि डबल रेट मिलता है। स्प्रेड ओवर कितना है, 10.5 घंटे, आपको पता होना चाहिए ना। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, 14 साल से कम के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मैंडेटरी है। सर्टिफाइड एडोलेसेंट ट्रीटेड एज एन अडल्ट। चाइल्ड का वर्किंग आवर सिर्फ 4.5 घंटे पर आवर होगा, और चाइल्ड के लिए नो नाइट शिफ्ट। नाउ लीव विद द वेजेस, अगर आप लीव लेते हो तो कितनी वेजेस मिलेगी। देखो उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपने पिछले साल में 240 दिन काम किया हो, तो आपको एक दिन में पर 20 डेज आपको लीव मिलेगी। बच्चों को भी एक दिन का लीव मिलेगा, लेकिन वो उन्हें 15 दिन में एक बार मिलेगा, ठीक है। अडल्ट को 30 दिन में मिलेगा, बच्चे को 40 दिन में कैरी फॉरवर्ड, और ओवर टाइम इंक्लूडेड नहीं होता वेज में। तो आपको याद रखना है कि अगर आप बड़े हो तो आपको हर 20 दिन में एक छुट्टी मिलेगी, बच्चे हो तो हर 15 दिन में एक छुट्टी मिलेगी
ना अगर आप हजार्डस प्रोसेस में काम करते हो तो साइट अप्रेजल कमेटी होगी, सेफ्टी कमेटी होगी और सेफ्टी ऑफिसर कंपलसरी अगर 1000+ वर्कर्स हैं तो। ना कुछ वेलफेयर प्रोविजंस हैं, जैसे कि एक बॉक्स होगा फर्स्ट एड बॉक्स पर 150 वर्कर्स, कैंटीन होगी 250+ वर्कर्स में, रेस्ट रूम होगा 150+ वर्कर्स में, क्रीच फैसिलिटी दी जाएगी 30+ विमेन वर्कर्स, क्रीच मतलब जहाँ बच्चे रहते हैं, बच्चों को छोड़ सकते हैं। देन वेलफेयर ऑफिसर होगा अगर 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं। तो कुछ शेड्यूल दिए हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट शेड्यूल है हजार्डस इंडस्ट्रीज़ के लिए, सेकेंड है केमिकल्स के लिए, थर्ड है डिजीजेस के लिए, फोर्थ है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के लिए। थर्ड शेड्यूल वाला क्वेश्चन PYQ है, तो ये शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, इसका स्प्रेड पूछ सकते हैं 10.5 घंटे, OT वेजेस यानी कि ओवर टाइम वेजेस 2 टाइम्स ऑफ द वेजेस, डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री 10+ विद पावर, 20 विदाउट पावर, चाइल्ड 15 है इसमें, 14 नहीं है, ठीक है। क्रीच फैसिलिटी 30+ विमेन, फर्स्ट एड 150 लोगों पे एक, वर्किंग आवर्स 9 आवर्स, वीकली 48 आवर्स, सेफ्टी 1000+ वर्कर्स, लीव 20 डेज, एक दिन 20 दिन में एक दिन, और बच्चों के लिए 15 दिन में एक बार। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ डिस्प्यूट है, तो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच कोई भी डिसएग्रीमेंट हो, जॉब टर्म कंडीशन किसी को भी लेके, तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलते हैं। देन हमारा आता है स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब वर्कर्स ने मिलकर काम बंद कर दिया। लॉकआउट। लॉकआउट क्या होता है कि जब टेम्परेरी बेसिस पे फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, तो स्ट्राइक और लॉकआउट अलग है। फिर आता है ले ऑफ। देखो ये जो 3 चीज़ें हैं, स्ट्राइक, लॉकआउट और ले ऑफ, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। स्ट्राइक जब वर्कर्स एक साथ मिलकर काम करना बंद कर दें, लॉकआउट जब जो फैक्ट्री है वो टेम्प्रेरीली बंद हो जाए, ले ऑफ जब एम्प्लॉयर की मजबूरी से टेम्प्रेरी कोई काम ना हो, जैसे पावर कट हो गया या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई जो वर्कर को जॉब से निकाला गया। ना रिट्रेंचमेंट, वर्कमैन को जॉब से हटाना, कोई भी रीज़न, लेकिन पनिशमेंट नहीं हो सकती। ना क्लोजर, फैक्ट्री परमानेंट बंद है, टेम्प्रेरी बंद लॉकआउट होती है, परमानेंट क्लोजर होता है। ले ऑफ जब आपको एम्प्लॉयर काम से निकाल दे किसी वजह से, रिट्रेंचमेंट भी जब आपको काम से हटाया जाए, लेकिन ले ऑफ में टेम्प्रेरी होता है, रिट्रेंचमेंट में टेम्प्रेरी नहीं होता। जैसे कि लॉकआउट टेम्प्रेरी होता है, ले ऑफ भी टेम्प्रेरी होता है, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल डिस्प्यूट इज इक्वल्स टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। वही है, देखो सिंगल वर्कर का डिसमिसल भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाता है। कंसिलिएशन ऑफिसर को 45 डेज वेट करते हैं, फिर डायरेक्ट लेबर कोर्ट जाते हैं और केस 3 साल चलता है, फाइल करना होता है 3 साल के अंदर अंदर, तो आपको 45 डेज और 3 ईयर्स ये याद रखना है ना। स्ट्राइक और लॉकआउट के क्या रूल्स हैं? पहला रूल ये है, नोटिस 6 वीक्स बिफोर, यानी कि 6 हफ्ते पहले बताओ। दूसरा है 14 दिन का कूलिंग पीरियड देते हैं नोटिस के बाद। उसके बाद जब कंसिलिएशन चल रहा है तो 7 दिन के बाद भी 7 दिन तक आपको स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं करना है। तो नोटिस 6 हफ्ते, 14 दिन तक कूलिंग पीरियड, और जब कंसिलिएशन चल रहा है तो 7 दिन तक आप स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते हो ना। जनरल प्रोहिबिशन, कंसिलिएशन बिफोर द बोर्ड और 7 डेज आफ्टर दैट तो नो स्ट्राइक। लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स चल रही है तो नो स्ट्राइक। आर्बिट्रेशन चल रहा है तो 2 महीने तक नो स्ट्राइक। सेटलमेंट अवार्ड ऑपरेशन में है तो नो स्ट्राइक। तो कब कब आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो? जब कंसिलिएशन चल रही है तो 7 दिन तक, कोर्ट या ट्रिब्यूनल में चल रहा है तो 2 महीने तक, आर्बिट्रेशन चल रहा है तो 2 महीने तक, और सेटलमेंट या अवार्ड है तो नो स्ट्राइक और लॉकआउट। नेक्स्ट आता है हमारा अथॉरिटी। सबसे पहले आती है वर्क कमेटी। एम्प्लॉयर और वर्कर्स उसमें होते हैं 100 वर्कर्स से ज़्यादा में। कंसिलिएशन ऑफिसर अकेला होता है। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एक चेयर होती है और 2-4 मेंबर्स होते हैं, 2-4 मेंबर्स होते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 1 और मोर इंडिपेंडेंट पर्सनस। लेबर कोर्ट 1 पर्सन। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 1 पर्सन। नेशनल ट्रिब्यूनल 1 पर्सन। देन हमारा कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। एवरेज पे 3 महीने की, 4 हफ्ते की, 12 दिन की, उनका एवरेज वेजेस, यानी कि मंथली पेड वर्कर्स। अगर आप मंथली हैं तो पिछले 3 महीने की एवरेज आपकी कितनी है। अगर आप वीकली वर्कर हैं, वीकली काम करते हैं, तो पिछले 4 हफ्तों की आपकी जितनी सैलरी होगी उसका एवरेज। और अगर आप डेली वर्कर हैं तो पिछले 12 दिनों का जो आपका एवरेज वेज होगा उसके हिसाब से आपकी एवरेज पे निकाली जाती है ना। वेजेस में सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं एक्सेप्ट बोनस, PF, ग्रेट्युटी ना। बदली वर्कर्स वो होते हैं जो टेम्प्रेरी एब्सेंट परमानेंट वर्कर की जगह काम करें। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पनसेशन, ले ऑफ कॉम्पनसेशन। उसमें आपको 50% वेजेस और DA मिलता है ओनली आफ्टर 1 ईयर कॉन्टिन्यूस सर्विस, ये आपके लिए ज़रूरी है। और नेक्स्ट आता है इसमें 45 डेज़ का लिमिट, वही सेम ऊपर वाला। देन आपको कॉम्पनसेशन कब नहीं मिलेगा? जब आप ऑल्टरनेट जॉब करने के लिए मना कर देते हो जो 8 किलोमीटर के अंदर है, अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो एटलीस्ट वंस डेली, और अगर आप ले ऑफ कर दो ड्यू टू स्ट्राइक इन अनदर यूनिट, दूसरी यूनिट में, आपकी यूनिट में नहीं है।
नेक्स्ट कम्स रिट्रेंचमेंट। इसमें भी आपको याद रखना 1 महीने का नोटिस, 15 दिन की सैलरी पर कंप्लीटेड ईयर और गवर्नमेंट नोटिस देना मैंडेटरी है। देन आती है हमारी स्पेशल कैटेगरी विच इज़ 100+ वर्कर्स। गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन ज़रूरी होती है ले ऑफ के केस में, और 3 महीने का नोटिस। रिट्रेंचमेंट के केस में 60 डेज। अगर गवर्नमेंट रिप्लाई ना करे 60 डेज तो यू आर डीम्ड फॉर परमिशन। नेक्स्ट इज फॉर अवार्ड्स एंड सेटलमेंट्स। यू हैव टू पब्लिश द अवार्ड विद इन 30 डेज। और अवार्ड के केस में अवार्ड इज एनफोर्सिएबल आफ्टर 30 डेज ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि 30 दिन आपको याद रखना है। डीले या रिजेक्ट विद इन 90 डेज। सेटलमेंट 6 महीने। अवार्ड ऑपरेशनल 1 साल, एक्सटेंडेबल अप टू 3 साल। देन प्रोटेक्टेड वर्कमैन। सो सेफ्टी शील्ड आपको देती है। ड्यूरिंग डिस्प्यूट एम्प्लॉयर कैन नॉट पनिश प्रोटेक्टेड वर्कमैन। सो काउंट क्या है, 1% ऑफ द टोटल वर्कर्स, मिनिमम 5, मैक्सिमम 100, ये फॉर्मूला है। मस्ट बी ऑफिस बेयरर्स ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। सो किस केस में आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपको शील्ड दी जाती है, काउंट होता है 1% ऑफ द टोटल वर्कर्स। खत्म। एक बार देख लेते हैं। स्ट्राइक लॉकआउट इलीगल है विदाउट नोटिस। अगर 6 महीने का 6 हफ्ते का नोटिस है, 14 डेज का वेट है। ले ऑफ 50%, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल और बदली इज द सब्सटीट्यूट वर्कर। नेक्स्ट आता है हमारा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986। सबसे पहली डेफिनेशन, चाइल्ड 14 साल से कम, एडोलेसेंट 14 से 18। हजार्डस वर्क, जिस काम में जान का रिस्क हो, वो शेड्यूल में लिस्टेड होगा। ऑक्यूपायर, जिसके पास एस्टैब्लिशमेंट का अल्टीमेट कंट्रोल है। ना कुछ प्रोहिबिशन रूल्स हैं। 14 साल के बच्चे को कोई भी काम में एम्प्लॉय नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने घर के काम में जैसे फैमिली वर्क या फिर टीवी में या आर्टिस्ट अगर आप हैं या स्कूल के बाद थोड़ा बहुत अगर कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हजार्डस जॉब्स में स्ट्रिक्टली बैन किया गया है। सेंटर 3 महीने के नोटिस के बाद शेड्यूल अपडेट कर सकता है। कुछ की डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे कि डे का मतलब होता है मिडनाइट टू नेक्स्ट मिडनाइट, यानी कि 24 घंटे। वीक, मिडनाइट सैटरडे से स्टार्ट, इंस्पेक्टर अप्रूव करे तो चेंज हो सकता है। और एस्टैब्लिशमेंट में आती हैं शॉप्स, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स, वर्कशॉप्स वगैरह। नॉट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, इसमें एक चेयरपर्सन होगा और मैक्सिमम 10 मेंबर्स होंगे। इट विल एडवाइज द सेंटर शेड्यूल में एडिशन और डिलीशन के लिए, और सब कमिटीज़ इसमें अलाउड है। एग्जाम्पल से समझो कि अगर माइनिंग अनसेफ हो रही है तो कमेटी एडवाइस करेगी और सेंटर शेड्यूल में माइनिंग ऐड कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलेशन ऑफ द एडोलेसेंट वर्क। मैक्सिमम 3 घंटे आपने कंटिन्यूसली काम किया है, 1 घंटे का आपको मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी ब्रेक मिलेगा। टोटल आपका स्प्रेड हो गया 6 घंटे मैक्सिमम। 7 बजे से शाम के और सुबह के 8 बजे तक आप कोई काम नहीं करोगे, आप ओवर टाइम नहीं करोगे। ये एडोलेसेंट के लिए हम कह रहे हैं, 14 से 18 के लिए। सेम डे 2 एस्टैब्लिशमेंट्स में काम आप नहीं करोगे। हॉलीडे, पूरा 1 हफ्ते की आपको छुट्टी मिलेगी पर वीक। नोटिस मैंडेटरी है और चेंज आप 3 महीने में कर सकते हो ना। अगर हम कंप्लाइंस की बात करें तो कौन करेगा, 30 दिन के अंदर एडोलेसेंट एम्प्लॉयमेंट का नोटिस सेंड करे। किसको, ऑक्यूपायर को। एज डिस्प्यूट इंस्पेक्टर वर्सेस ऑक्यूपायर। प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी होगी इसमें। एंड रजिस्ट्रेशन में आपको मेंटेन करनी होगी डिटेल्स ऑफ एवरी एडोलेसेंट। नेक्स्ट, सेफ्टी एनफोर्समेंट एंड पेनल्टीज। कौन रूल्स बनाएगा, गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। किस बारे में, क्लेनलीनेस, वेंटिलेशन, सेफ्टी, ये ऑल ऑफ द अबव वाली चीज़ें। क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हाँ, मतलब अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के भी आप उस इंसान को अरेस्ट कर सकते हो। नॉ रिहैबिलिटेशन फंड, ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिएट किया जाएगा। एम्प्लॉयर से फाइन होगा, फंड में डिपॉजिट होगा। गवर्नमेंट 15,000 पर चाइल्ड या एडोलेसेंट एक्स्ट्रा ऐड करती है। अमाउंट और इंटरेस्ट चाइल्ड एडोलेसेंट को दिया जाता है। अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों किसको देंगे, बच्चे को दिया जाता है। नाउ डिस्ट्रिक्ट लेवल एनफोर्समेंट, डीएम रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ गवर्नमेंट पीरियोडिक इंस्पेक्शंस करेगी फॉर द प्रोहिबिटेड एंड हजार्डस वर्क। वेरी इजी, ज़्यादा कुछ है नहीं इस एक्ट में। सो एज डिस्प्यूट फाइनल अथॉरिटी कौन है, अगर एज डिस्प्यूट होता है तो कौन करेगा, प्रेस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी करेगी। मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे, 10 होंगे। चाइल्ड सर्कस में अलाउड है, नहीं, हमने ऊपर देखा है अभी। अडोलेसेंट वर्क करता है हजार्डस में, नहीं। सेक्शन 3 ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है, हाँ। चाइल्ड हेल्पिंग द फैमिली अलाउड, हाँ, लेकिन नॉन हजार्डस में और स्कूल आवर्स के बाद। तो चाइल्ड की एज 14 साल से कम। अडोलेसेंट 14 से 18। चाइल्ड वर्क अलाउड है, नहीं, लेकिन फैमिली में कर सकते हैं, आर्टिस्ट हैं तो कर सकते हैं, सर्कस तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हजार्डस वर्क बिल्कुल नहीं कर सकते। एडवाइजरी कमेटी मैक्सिमम 10 मेंबर्स। कॉग्निजेबल ऑफेंस बिल्कुल है। रिहैब फंड 15,000 प्लस फाइन। वीकली हॉलीडे 1 मिलेगा। एज डिस्प्यूट मेडिकल अथॉरिटी करेगी। आवर्स 3 घंटे वर्क ब्लॉक, फिर 1 घंटे का रेस्ट, यानी कि 6 आवर का आपका स्प्रेड होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979।
अगर आप रटने की तरह नहीं समझोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो एक्ट में ही सब कुछ होता है। इंटर स्टेट माइग्रेंट है, यानी कि वो वर्कर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाता है। कौन करेगा रिक्रूट? सिंपल सी बात है, कोई कॉन्ट्रैक्टर ही करेगा। तो इसमें कुछ देखो इंपॉर्टेंट सेक्शंस और फैक्ट्स दिए गए हैं। एप्लीकेबिलिटी किसके लिए होगा? कॉन्ट्रैक्टर वो जो 5 या उससे ज़्यादा इंटर स्टेट वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं पिछले 1 साल में। इंटर स्टेट माइग्रेंट की डेफिनेशन क्या है? वर्कर जो है रिक्रूटेड है स्टेट ए में और वो एम्प्लॉय हो रहे हैं स्टेट बी में बाय दी कॉन्ट्रैक्टर। इतना कुछ टेक्निकल नहीं है, वही जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने जा रहे हैं और उन्हें कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय कर रहा है। विद इन 1 मंथ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रोहिबिशन, रजिस्ट्रेशन के बिना आप नहीं काम कर सकते। कोई भी इंटर स्टेट वर्कर अलाउड नहीं है अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा। कितने दिन में करना है? 1 महीने में। एंट्री पास की तरह हो गया वो। लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस होना चाहिए वर्कर्स को अपॉइंट करने के लिए। उसे एक पासबुक और एक फ़ोटो होनी चाहिए। वेजेस होने चाहिए, अलाउंस डिटेल होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, वर्कर की लोकल लैंग्वेज में भी। हिंदी इंग्लिश के अलावा वर्कर की लोकल लैंग्वेज में तो 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए। सो वेज कंडीशंस, वेज रेट जो है लोकल वर्कर्स के जितना लोकल वर्कर्स को दे रहे हो आप उतना ही वेज रेट उन्हें भी आपको देना होगा। कैसे देना होगा? सिर्फ कैश में, कोई और चीज़ नहीं है, ओनली कैश। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस 50% मंथली वेजेस का या फिर 75 रुपीज़, जो भी ज़्यादा है रिक्रूटमेंट के टाइम पे। जर्नी के भी पैसे देने पड़ते हैं। अदर फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ती है जैसे कि हाउसिंग, मेडिकल, प्रोटेक्टिव केयर, इक्वल पे, टाइमली वेजेस वगैरह। ये जो वेजेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कॉन्ट्रैक्टर की है। अगर कॉन्ट्रैक्टर अलाउंस फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी होगी। अगर हम पास्ट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो कोई भी लोन जो है कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का वो कैंसिल कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंस्पेक्टर को पावर्स होती हैं, हाँ वही जो बेसिक सबको होती है ना। डीम्ड एम्प्लॉयमेंट, जो वर्कर है वो कंसिडर करा जाएगा एम्प्लॉयड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट डेट अंडर द लिस्टेड एक्ट्स। ठीक है ना। रजिस्टर में ऑब्वियसली आपको वही नॉर्मल चीज़ें, वर्कर्स की लिस्ट, उनका टाइप, वेजेस, ड्यूटी आवर्स, ये सब आपको रजिस्टर में डालना पड़ेगा ना। एप्लीकेबिलिटी के बारे में 5 या ज़्यादा लोग होने चाहिए कॉन्ट्रैक्टर अगर उन्हें एम्प्लॉय कर रहा है तो। रजिस्ट्रेशन टाइम 1 महीना। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस 50% ऑफ द वेजेस या 75 रुपीज़, जो भी ज़्यादा है। जर्नी अलाउंस वो देना पड़ता है। देन माइक्रो एग्जाम्पल से समझो, आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो कि डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, मंथली वेज आपकी 3,000 है, 50% 1,500 रुपये है, तो हायर क्या है? 1,500 या 75 रुपये? ऑब्वियसली 1,500, तो वो 1,500 पे करना पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी, अगर उसके पास जो है 6 माइग्रेंट वर्कर्स हैं एनी डे पिछले 12 महीनों में तो ये एक्ट उस पर अप्लाई होगा ना। डेफिनेशन की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, वही सब है। न्यूमरिक थ्रेशोल्ड आपको पता होना चाहिए कि 5 वर्कर्स 1 महीना, 50% या 75 रुपीज़, वट एवर इज़ अर्लियर। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक्ट में कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा इसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, बहुत आसान एक्ट थी। एप्लीकेबिलिटी 5 वर्कर्स होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन 1 महीने में। कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस होना चाहिए। पासबुक देनी पड़ेगी। पासबुक में होगा फ़ोटो, वेजेस, अलाउंसेस और 3 लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश लोकल लैंग्वेज। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देना पड़ता है, हाँ कितना? 50% ऑफ द वेजेस या फिर 75 रुपीज़, जो भी ज़्यादा है। जर्नी अलाउंस देना होगा। वेज रेट सेम होगा लोकल वर्कर्स वाला। कौन पे करेगा? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पाता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर भी जिसके लिए काम करता होगा वो। फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, हाँ कौन कौन सी? हाउसिंग, मेडिकल, प्रोटेक्टिव केयर, इक्वल पे वगैरह। लोन कैंसिल हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट के बाद। इंस्पेक्टर वही बेसिक चीज़ें, एंटर, इंस्पेक्ट, सीज रिकॉर्ड्स वगैरह। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते कौन है? वही जो हमने ऊपर देखा था, ऊपर हमने माइग्रेंट लेबर देखा था, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। थोड़ा सा ही डिफरेंट है बट हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है। जब वर्कर्स को डायरेक्ट कंपनी नहीं लेती बल्कि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किए जाएं तो उनका हो गया कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स। एप्लीकेबिलिटी किस किस पे अप्लाई होगा? एस्टैब्लिशमेंट पे या फिर उन जगहों पर जहाँ पे 20+ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? कैजुअल वर्क या फिर इंटरमिटेंट पे। इंपॉर्टेंट रूल ये है कि वर्क इंटरमिटेंट नहीं माना जाएगा अगर 120 डेज या 60 डेज काम नहीं किया। अब यहाँ पर कुछ की डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए वर्कर्स प्रोवाइड करे या फिर वर्क करवाए। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फैक्ट्री ओनर होती है जो कि मैनेज करती है सब कुछ। हेड ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स इन चार्ज ऑफ द सुपरविजन। वर्कमैन कौन कौन नहीं है? मैनेजेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सुपरवाइजरी, आउट वर्कर, ये सब वर्कमैन में नहीं आते ना। एडवाइजरी बोर्ड 2 हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। सेंट्रल पे 17 मेंबर्स आते हैं, स्टेट में 11 मेंबर्स आते हैं ना। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग। रजिस्ट्रेशन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को रजिस्टर कराना पड़ता है, दिस इज मैंडेटरी, मस्ट रजिस्टर। इफेक्ट क्या है नॉन रजिस्ट्रेशन का? कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्टर जो है वर्कर्स हायर नहीं कर सकता, काम नहीं करवा सकता बिना लाइसेंस के। लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है, हाँ
किस रीज़न पे? जो है रूल वायलेशन या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन पर। वेरी गुड। नाउ प्रोहिबिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स क्या कंसिडर किया जाएगा गवर्नमेंट डिसीजन में? वर्क इंसिडेंटल है या नेसेसरी है? वर्क पेरिनियल यानी कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? वर्क नॉर्मली रेगुलर वर्कर से कराया जा रहा है कि नहीं? फुल टाइम लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स है कि नहीं है? इंटरमिटेंट या कैजुअल वर्कर्स कंसिडर नहीं कराए जाते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैजुअल वर्कर्स और इंटरमिटेंट नहीं कराए जाएंगे। गवर्नमेंट को सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स को कंसल्ट करना मैंडेटरी है बिफोर दी प्रोहिबिशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के प्रोहिबिशन से पहले उन्हें ये एडवाइजरी बोर्ड को पक्का कंसल्ट करना होगा और इसमें कैजुअल वर्कर्स नहीं आते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेलफेयर फैसिलिटीज़। 100+ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होंगे तो कैंटीन दी जाएगी, ठीक है। रेस्ट रूम्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन, वॉशिंग, फर्स्ट एड, ये सब उसमें कवर किया जाएगा ना। पेमेंट ऑफ द वेजेस कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर करेगा। कौन विटनेस करेगा? पीई रिप्रेजेंटेटिव करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाए तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे करेगा ना। इंस्पेक्टर वही नॉर्मल एंट्री इंस्पेक्शन, सीज रिकॉर्ड, स्टेटमेंट्स वगैरह लेना ना। रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है और वर्क आवर्स और ड्यूटी को डिस्प्ले करना भी मैंडेटरी है ना। ओवर राइडिंग इफेक्ट, एक्ट ओवरराइड करेगी एनी इनकंसिस्टेंट लॉ को, तो ये एक्ट प्रिवेल करता है। बट अगर जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा फेवरेबल बेनिफिट्स ले रहे हैं तो ये अलाउड है ना। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं इससे। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं? 17। स्टेट के 11। एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड कितना है? 20 वर्कर्स। इंटरमिटेंट वर्कर्स की डेफिनेशन 120+ डेज नॉन सीजनल, 60+ सीजनल, इंटरमिटेंट नहीं है। कैंटीन 100+ कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे कौन पे करता है? कॉन्ट्रैक्टर। अगर वो नहीं कर पाता तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट क्या कंसिडर करती है? इंसिडेंटल, पेरिनियल, ऑर्डिनरी, रेगुलर वर्कर्स। क्या कंसिडर नहीं होता है? इंटरमिटेंट वर्क। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। सो बोनस क्या होता है? एक्स्ट्रा पेमेंट विच इज़ गिवन टू दी एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स और प्रोडक्टिविटी। एक्ट डिसाइड करेगा कि कौन बोनस लेगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा। सबसे पहले है एप्लीकेबिलिटी, कहाँ पर? जहाँ पे 20 एम्प्लॉयज़ हों किसी भी फैक्ट्री में। लिमिट क्या है? 21,000, याद रखना। वेज फॉर द बोनस कैलकुलेशन, अगर सैलरी 7,000 से ज़्यादा है या फिर गवर्नमेंट मिनिमम वेज विच एवर जो भी हायर है, 7,000 है या फिर मिनिमम वेज है, तो बोनस कैलकुलेट उस लिमिट पर होगा। मिनिमम बोनस कितना देना होगा? 8.33%। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैक्सिमम कितना? 20% ऑफ द सैलरी या वेज। कितना? 30 वर्किंग डेज। डिसमिस्ड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन किस किस चीज़ के लिए होगी? फ्रॉड, वायलेंट बिहेवियर, थेफ्ट यानी कि चोरी चकारी। अवेलेबल सरप्लस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस द डिडक्शंस। एलोकेबल सरप्लस 60% और 67% जो भी अवेलेबल सरप्लस है उसका। सेट ऑन सेट ऑफ यानी कि एक्सेस बोनस जो है 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑन मतलब अगर पूरा नहीं हुआ है तो 4 साल तक दे सकते हो, अगर रह गया है तो 4 साल तक दे सकते हो। बेसिकली 4 साल याद रखना है। न्यू एस्टैब्लिशमेंट, फर्स्ट 5 years बोनस तभी मिलेगा अगर प्रॉफिट है। सेट ऑन सेट ऑफ जैसा उसमें काम नहीं करेगा ना। कस्टमरी बोनस एडजस्टमेंट, पूजा या कस्टमरी बोनस माइनस द स्टैट्यूटरी बोनस पेएबल। टाइम लिमिट कितनी है? 8 महीना, याद रखना है 8 महीना। कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? LIC, इंश्योरेंस, RBI, यूनिवर्सिटीज़, रेड क्रॉस, सीमेन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। पब्लिक सेक्टर रूल का क्या है? एक्ट तभी अप्लाई होगा अगर PSU में 20% इनकम आ रही है कॉम्पिटिटिव बिजनेस से, तभी। सादा आस्क क्वेश्चंस कौन से? ये वाला हमने अलग से डिटेल में भी किया है। ये की पॉइंट्स आप जाके लेक्चर्स देख सकते हैं जहाँ पे मैंने 5-5, 10-10 मिनट में एक्ट्स को कवर किया है ना। मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना? 20। सैलरी लिमिट कितना? 21,000। मिनिमम बोनस 8.33, मैक्सिमम बोनस 20%, वर्किंग डेज 30 डेज। बोनस कैलकुलेशन सैलरी 7,000 या मिनिमम वेज जो भी हायर है। बोनस कितने दिन में देना है? 8 महीने में। सेट ऑन सेट ऑफ का कितना टाइम है? 4 साल। नेक्स्ट आता है हमारा CW मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। इसका सिंपल मतलब है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले वर्कर्स को सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर और बेसिक राइट्स देने के लिए बनाया गया लॉ। एप्लीकेबिलिटी 10 वर्कर्स। एज 18 to 60, कितना काम किया? लास्ट के 12 महीने यानी कि 1 साल। किस पर अप्लाई नहीं होगा? फैक्ट्रीज एक्ट और माइंस एक्ट। क्यों? क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी इनका अलग एक्ट है ना। एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन 60 डेज यानी कि 2 महीने के अंदर होगा। डिटेल्स चेंज करनी है 30 दिन के अंदर, 1 महीने में। रेवोकेशन के लिए अपील करनी है 1 महीने में। वर्कर एज बेनिफिशियरी, एलिजिबिलिटी 3 महीने और 18 to 60 ईयर्स। रजिस्ट्रेशन फ़ी मैक्सिमम 50 रुपये। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द नॉन पेमेंट, 1 साल का नॉन पेमेंट तो बेनिफिट स्टॉप। देन कम्स द वेलफेयर बोर्ड। स्टेट वेलफेयर बोर्ड मैंडेटरी है, हाँ। एटलीस्ट एक विमेन कंपलसरी है, हाँ। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तीनों का ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। बेनिफिट क्या है? वही ऑल ऑफ द अबव टाइप।
एक्सीडेंट क्या है? इमीडिएट हेल्प, पेंशन 60 साल के बाद, हाउस लोन अलाउड है, इंश्योरेंस बोर्ड देता है प्रीमियम, एजुकेशन हेल्थ मिलेगा बच्चों के लिए, मेडिकल मेजर इलनेस में मिलेगा, मैटरनिटी फीमेल वर्कर्स को मिलेगा। ये एक्ट हमने अलग से भी करा है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, समझना है तो। वेलफेयर फंड, अदरवाइज इससे ज़्यादा नहीं आएगा जितना मैं बता रही हूँ। वेलफेयर फंड, सैलरीज और वेलफेयर स्कीम्स पे कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलेगी। 5% एडमिन एक्सपेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। कितना होगा एडमिन एक्सपेंसेस? 5%। ना वर्किंग आवर्स गवर्नमेंट फिक्स करती है। ओवर टाइम करोगे तो डबल वेजेस मिलेंगे। 100 रुपये सैलरी है तो 200 रुपये ओवर टाइम में मिलेगा। वीकली रेस्ट मैंडेटरी यानी कि पक्का पक्का देना है। किस किस के एम्प्लॉयमेंट पर बैन है? डेफ यानी कि सुन नहीं सकते, डिफेक्टिव विजन, या फिर रिस्की वर्क वगैरह में ना। कुछ मैंडेटरी फैसिलिटीज़ देनी होंगी। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें, ऑल ऑफ दी अबव वाली। ना जैसे ऑल ऑफ दी अबव का मतलब है कि आपके पास ऑप्शन आए और नीचे लिखा ऑल ऑफ दी अबव, तो आप ऑल ऑफ दी अबव को टिक करोगे। बहुत बेसिक सी चीज़ है, कुछ नहीं दिमाग लगाना। क्या क्या है? ड्रिंकिंग वाटर, लेट्रिन्स, यूरिनल्स, अकामोडेशन, फ्री अकामोडेशन देना होगा। क्रीच फैसिलिटीज़ 50 फीमेल वर्कर्स हैं तो, कैंटीन 250 वर्कर्स हैं तो, फर्स्ट एड पक्का पक्का, सेफ्टी ऑफिसर या कमेटी अगर 500 एम्प्लॉयज़ हैं तो ना। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, डेथ या 48 आवर्स की इंजरी है तो नोटिस देना, और अगर 5+ डेथ हो गई है तो इंक्वायरी होगी 1 महीने के अंदर अंदर। नोटिस ऑफ कमेंसमेंट, कंस्ट्रक्शन साइट से 30 दिन पहले इंस्पेक्टर को नोटिस दिया जाता है, और अगर कोई भी चेंज है तो 2 दिन में 2 दिन में इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा अपील। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को करोगे कितने दिन में? 3 महीने में। 3 महीने आपको याद रखना है। अब देखो ऑलमोस्ट सभी में 3 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 1 महीना, यही सब है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ एक्सट्रीम आएगा तो वैसे भी वो गलत हो जाता है। नाउ एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। क्रीच फैसिलिटी कब मिलेगी? जब 50+ वर्कर्स होंगे। कैंटीन कब होगा? 250। सेफ्टी ऑफिसर 500। एस्टैब्लिशमेंट एप्लीकेबिलिटी 10 वर्कर्स। बेनिफिशियरी एज 18 to 60। वर्क रिक्वायरमेंट 90 days 12 months। एडमिन एक्सपेंसेस 5%। ओवर टाइम रेट 2 times ऑफ द ऑर्डिनरी। रजिस्ट्रेशन टाइम 2 months यानी कि 60 days। लास्ट हमारा आता है माइंस एक्ट 1952। डेफिनेशन सबसे पहले, क्योंकि माइंस में बच्चे तो काम कर ही नहीं सकते, तो अडल्ट काम करेंगे। कितने? 18 साल के। रिपोर्टेबल इंजरी, इंजरी अगर 72 आवर्स में होगी। एनफोर्स्ड एब्सेंस। नाउ वीक डेफिनेशन, वीक मतलब 7 days स्टार्टिंग मिडनाइट सैटरडे। हमने ऊपर देखा था कब से शुरू होता है? मिडनाइट सैटरडे से होता है। एग्जाम्पशंस किसको मिलेंगे? नेक्स्ट हमारा आता है एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस किसको मिलेगा? स्मॉल वर्क्स और ऑर्डिनरी मटेरियल्स इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है। इंस्पेक्टर्स जो है क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। एंट्री एंड इंस्पेक्शन पावर्स इंस्पेक्टर को होंगे, कभी भी आ सकते हैं, दिन रात कभी भी आ सकते हैं। नोटिस फॉर द माइनिंग 1 महीना। मैनेजर सोल मैनेजर होगा, हर माइन में होगा, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस होगी। नाउ ड्रिंकिंग वाटर एंड कंजर्वेंसी, वही नॉर्मल सा ड्रिंकिंग वाटर, सेपरेट लेट्रिन्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, क्लीन एंड वेंटिलेटेड, ये सब वही जो बेसिक सब में था। फर्स्ट एड बॉक्सेस होंगी अगर 150 वर्कर्स हैं, वही ऊपर लिखा हुआ था वही नीचे लिखा हुआ है ना। एक्सीडेंट नोटिस, एक्सीडेंट के बारे में आपको 14 दिन में बताना होगा। इंक्वायरी 2 महीने में करी जाएगी। वीकली रेस्ट बिल्कुल मिलेगा, एक वीकली रेस्ट आपको कंपलसरी मिलेगा। अगर आवर्स अबव द ग्राउंड, अगर आप ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हो तो मैक्सिमम 48 आवर्स पर वीक और 9 आवर्स पर डे। लेकिन अगर आप बिलो ग्राउंड काम कर रहे हो तो 48 आवर्स ही होंगे पर वीक, लेकिन 8 आवर्स पर डे होगा ना। ओवर टाइम पे ट्वाइस मिलेगा जैसा हर जगह है ना। नो डुअल वर्क, आप जो है यू कैन नॉट वर्क इन अनदर माइन विद इन 12 प्रिसीडिंग आवर्स। आप 2 में काम नहीं करोगे। मैक्सिमम डेली आवर लिमिट आपकी 10 आवर्स पर डे है, इंक्लूसिव ऑफ द ओवर टाइम। ओवर टाइम मिला के 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट ऑफ द माइनर, सिंपल सी बात है, माइन जैसी कामों में 18 साल से कम के लोग काम नहीं करेंगे ना। विमेन एम्प्लॉयमेंट, नो अंडरग्राउंड विमेन, अंडरग्राउंड विमेन कभी काम नहीं करेगी, सिर्फ अबव ग्राउंड काम करेगी, वो भी सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक। बट 2019 में एग्जाम्पशन परमिट हुई थी विमेन को नाइट डिप्लॉयमेंट में विद कंडीशंस, जैसे कि कंसेंट या ग्रुप या सोप्स, यानी कि थोड़ा सा है, अदरवाइज जनरल केस में अलाउड नहीं है ना। एनुअल लीव, 1 दिन की लीव मिलेगी आपको हर 15 दिन में। हर 20 दिन में बिलो ग्राउंड, अगर आप नीचे कर रहे हो, ग्राउंड के नीचे काम कर रहे हो, अंडरग्राउंड काम कर रहे हो तो 15 दिन में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज आपको 20 दिन में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। मैक्सिमम आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। नाउ लीव पे इन एडवांस, अगर लीव 4 दिन की है तो वेजेस जो है मस्ट बी पेड बिफोर द लीव बिगिंस, यानी कि लीव शुरू होने से पहले आपको पेमेंट मिल जाएगी। फॉर द प्रोसिक्यूशन रिजल्ट, ओनर जो है वो रिपोर्ट करेगा चीफ इंस्पेक्टर को कितने दिन में? 21 दिन में। डिसीजन वेदर एन एरिया इज़ अ माइन और नॉट, कोई एरिया माइन का है कि नहीं है कौन बताएगा? सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों बताएगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। और इसी के साथ हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के सारे लेबर लॉस खत्म होते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। यही वीडियो आप 1-2 बार देख लो,
फोकस रखना है नंबर्स पे कि कौन-सा महीना है, कितने परसेंटेज हैं, विमेन अलाउड है, नहीं है। जनरली सब में जो है क्या कहते हैं 14 साल है, लेकिन एक ऐसा लॉ है जिसमें 15 साल है चाइल्ड का। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी उसके अलावा आप अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मुझे आप सभी पर बहुत भरोसा है, क्योंकि इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में है। जहाँ आप गलती कर सकते हो सिर्फ उसी चीज़ों पे आप ध्यान दो। जैसे कि यहाँ पे अभी था इस एक्ट में, माइंस एक्ट में 15 दिन में एक छुट्टी मिलेगी। सिंपल सी बात है, आप अंडरग्राउंड कर रहे हो तो आपको 15 दिन में मिलेगी। यही 15 दिन ऊपर बच्चों के लिए था। फिर आपके लिए 20 दिन था, तो नॉर्मल अगर आप काम कर रहे हो तो 20 दिन। तो ऐसे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। 2-3 बार इस वीडियो को देखो एग्जाम में जाने से पहले, और आपका कोई भी लेबर लॉ बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसके अलावा 4 लेबर कोड्स हैं हमारे, जिसे मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो आपका सारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस का लेबर लॉज और लेबर कोड्स कंप्लीट हो गया है। वीडियो को 2-3 बार देखो, हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। फिर से मैं कह रही हूँ, आप लोग कर सकते हो, सिर्फ इन न्यूमेरिकल डेटा पे ध्यान देना, हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप लोग कर लोगे, कीप स्टडिंग।